5 गरीब बहुओं का ससुराल में पहला दिन। अग्रवाल परिवार में आज बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि आज सुनीता के 5 बेटों की एक ही घर की 5 बेटियों सुष्मिता, अमृता, कोमल, आशा और आस्था से शादी हुई थी। प्रियंका, जा जाकर पूजा की थाली ले आ। लाई मॉम, ये लीजिए। सुनीता अपनी 5 बहू और बेटों का आरती से स्वागत करती है। भाभी, तो कैसा लगा आपको नया घर? प्रियंका की बात सुनकर 5 बहन इस सोच में पड़ गईं कि कहीं प्रियंका उनकी गरीबी का मजाक तो नहीं बना रही है, क्योंकि ये 5 बहनें एक नॉर्मल परिवार से थी और वहीं उनका ससुराल एकदम हाई रिच था। नंद जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। भाभी, ये मेरा नहीं, आप सबका भी घर है आज से। सारी बातें क्या यहीं करोगी? बहुएं थक गई होंगी। जा प्रियंका, अपनी भाभियों को उनके कमरे तक छोड़ कर आ। ठीक है मॉम। प्रियंका एक एक कर अपनी 5 भाभी को उनके कमरे तक छोड़कर आती है, जिसके बाद सुष्मिता बहू अगले दिन जल्दी उठकर नहा धोकर कहती है, चलो अच्छा है, इससे जल्दी उठने की आदत से आज मेरा फायदा हो गया। ऊपर से आज ससुराल का पहला दिन है, देखती हूँ ये चारों भी उठी हैं या नहीं। सुष्मिता आस्था और आशा के कमरे में जाती है, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलती। इसके बाद वो कोमल के कमरे में जाती है, जहां उसे कोमल अमृता दोनों मिलते हैं। अरे दीदी, आप यहाँ? मैं तो तुम दोनों को बुलाने के लिए आई थी, भूल तो नहीं गई? आज हमारी पहली रसोई है। अगर ससुराल के पहले दिन ही हम लेट हो जाएंगे तो माँ जी और नंद जी क्या कहेंगे? हाँ दीदी, सही कहा आपने। माँ ने कहा था कि बड़े घर के लोग हैं, अगर कोई भी गलती हुई तो बहुत सुनाएंगे। इतना कहकर तीनों बहनें रसोई में जाती हैं, जहां उन्हें आस्था और आशा दिखाई देती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? दी, आज हमारी पहली रसोई है ना, इसलिए हम दोनों सबके लिए हलवा बना रही हैं। हमने सोचा आप थक गई होंगी, इसलिए आपको आवाज नहीं दी। सोचा हलवा बनने के बाद आप तीनों को बुला लेंगे। 5 बहनों में बड़ा ही प्यार था। अब 5 बहनें मिलकर खाना बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना जोड़ती हैं। अरे बहुओं, तुम लोगों ने खाना क्यों बनाया? घर पर नौकरानी है ना, उसका काम है ये सब, तुम्हारा नहीं। माँ जी, हम इस घर की बहुएं हैं और बहू के होते हुए क्या आप सब नौकरानी के हाथ का खाना खाएंगे? जी माँ जी, आशा बिल्कुल सही कह रही है। अपनी बहुओं का इतना प्यार देखकर सुनीता मन में सोचती है, लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो मुझे इतनी अच्छी और संस्कारी बहुएं मिली हैं। अब सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। वाह भाभी, खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ बेटा, सच में खाना तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। 5 की 5 अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। इतना अच्छा खाना बनाने के लिए और बहुओं की पहली रसोई के लिए सुनीता अपनी 5 बहुओं को एक एक सोने की चेन नेक में देती है। माँ जी, सोने की चेन? ये तो काफी महंगी होगी। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? इसमें जरूरत की क्या बात है? तुम बहू हो हमारे घर की, और हमारे खानदान में बहुओं को उनकी पहली रसोई के लिए उन्हें सोना ही दिया जाता है। हाँ भाभी, ये हमारे घर की रस्म है। सास और नंद की ऐसी बातें सुनकर 5 बहुएं सोच में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं, पहली रसोई के लिए सोने की चेन कौन देता है? ऐसी चेनें तो हमारे गांव के बड़े लोग अपने घरों की शादियों में देते हैं। इतना अमीर परिवार, पता नहीं हमारा क्या होगा यहाँ। किस सोच में पड़ गई 5 की 5? किसी भी सोच पे नहीं माँ जी। चलो तुम लोग भी अब खाना खा लो और जल्दी से रेडी हो जाना। शाम को मुंह दिखाई की रस्म है और कानपुर से तुम्हारी बुआ सास भी आएंगी तुम सबकी मुंह दिखाई के लिए। इसके बाद सभी खाना खाते हैं और 5 बहुएं अपने कमरे में जाकर रेडी होती हैं। सुनीता, यहाँ खाली बिठाने के लिए बुलाया है या अपनी बहुओं को भी बुलाएगी? अरे दीदी, सब्र रखो, नई नवेली बहुएं हैं, तैयार होने में टाइम लगता है। प्रियंका, जाकर अपनी भाभियों को देखो रेडी हुई हैं या नहीं। प्रियंका एक एक कर अपनी सारी भाभियों को लेकर आती है, जिन्हें देखकर बुआ सास कहती है, बहुएं तो सुंदर हैं तेरी। क्यों नहीं होंगी, और ये सभी सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी बहुत है। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी बहुएं मिली हैं। अपने सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सारी बहुएं खुश होती हैं।
देख सुनीता, सुंदरता संस्कारीपन अपनी जगह है। तू ये बता कि तेरी बहुएं दहेज में क्या क्या लेकर आई हैं? मैं शादी में तो नहीं आ पाई, लेकिन मेरी रिश्तेदारी से बात हुई, कह रहे थे कि तेरी बहुएं गरीब घर की हैं। ये कैसी बातें कर रही हो आप? आज के टाइम दहेज कौन लेता है? आपको पता नहीं है ये सब गैर कानूनी है। ये सब कुछ नहीं होता है, और दहेज तो पुराने समय से चला आ रहा है। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तू और तेरी मॉडर्न जमाने की सोच। अरे क्या आप दोनों बहस ही करती रहेंगी या मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू करेंगी? अरे हाँ, शुरू कर रहे हैं। आजकल के बच्चों में तो जरा भी सब्र नहीं है। अब मुंह दिखाई की भी रस्म होती है और सभी मुंह दिखाई में पांचों बहुओं को गिफ्ट देती हैं और पांचों बहुएं एक एक कर सभी के पैर छूती हैं और सबसे आशीर्वाद लेती हैं। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। चलो भाई, मुंह दिखाई की तो रस्म हो गई, अब अगली रस्म करें। कौन सी रस्म दीदी? अरे भूल गई क्या? वही रस्म जिसमें नई बहू अपने ससुराल वालों के लिए कपड़े लाती है। तभी सुनीता धीरे से बुआ सास के कान में बोलती है, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? आप जानती हैं ना मेरी बहुओं का मायका इतना पैसे वाला नहीं है, फिर भी आप उनसे गिफ्ट की उम्मीद कर रही हैं। इसमें उम्मीद की क्या बात है? रस्म तो रस्म होती है। क्यों बहुओं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया क्या? ये जानते हुए भी कितने बड़े परिवार में शादी हो रही है, फिर भी अपनी 5 बेटियों को खाली हाथ भेज दिया। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो मेरी बहुओं से? जो बात है वो बोली है मैंने। बुआ सास की ये बातें सुनकर पांचों बहुओं को बहुत बुरा लगता है, लेकिन माँ के सिखाए गए संस्कारों की वजह से पांचों बहनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। अपनी भाभियों की ऐसी बेइज्जती होते देख प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर एक बड़ा सा बैग लेकर आती है और बोलती है, लीजिए बुआ जी आपके गिफ्ट्स। भाभी गिफ्ट्स लेकर आई थी। अच्छा, इतना पैसा है इसके घर वालों के पास जो सबके लिए गिफ्ट्स दे दिए। अब ये गिफ्ट्स कैसे भी भाभी के घर वालों ने दिए हों, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। इतने महंगे गिफ्ट्स देखकर बुआ सास को बहुत हैरानी होती है। प्रियंका बुआ सास के हाथ में गिफ्ट रखती है और उन्हें जाने के लिए बोलती है, ये लीजिए आपका गिफ्ट, और अब यहाँ से आप जा सकती हैं। दीदी आपको लेट हो रहा होगा ना? बुआ सास को अपनी बेइज्जती का बहुत बुरा लगता है और वो वहां से बिना गिफ्ट लिए गुस्से में चली जाती है। प्रियंका ये गिफ्ट्स कहाँ से आए? मॉम मुझे लगा ही था कि बुआ ऐसा ही कुछ करेंगी, इसलिए मैंने पहले से ही गिफ्ट ला दिए थे। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। और भाभी आपको हमारे होते हुए यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है। हाँ बेटा, प्रियंका बिल्कुल ठीक कह रही है। अपनी सास और नंद का प्यार देखकर पांचों बहनों को बहुत हैरानी और साथ ही साथ खुशी भी होती है। और ऐसा ही इन पांचों बहनों का कुछ खट्टा कुछ मीठा ससुराल का पहला दिन अच्छा जाता है। आधी रात का समय होता है, तभी गर्मी और पसीने के कारण रानी और राजू की नींद टूट जाती है और वो रोने लगते हैं। तभी राधा कहती है, अरे रानी, राजू, बच्चों, क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? माँ, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और हमें नींद भी नहीं आ रही है। देखो ना, पंखा कितना धीरे धीरे चल रहा है। काश कि हमारे घर पर एक एसी होता तो हम भी ठंडी ठंडी हवा में सोते। माँ, बाबू को बोलो ना, वो एसी ले आए। आखिर कब तक हम ये गरीबी और गर्मियाँ झेलते रहेंगे? रानी, हमारे घर पर कभी एसी नहीं आएगी क्योंकि हम बहुत ही गरीब हैं। अपने मासूम बच्चों की बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू भर जाते हैं, जिसके बाद वो गरीब माँ अपनी नींद गंवाकर अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में सुलाकर कहती है, बच्चों चुप हो जाओ, रो नहीं, आओ मैं तुम्हें सुलाती हूँ। राधा अपने दोनों बच्चों को अपने गोदी में सुलाकर सारी रात जागकर उन्हें पंखा करती है और सुबह होता देखकर वो घर की साफ सफाई करके मिट्टी के चूल्हे पर भारी गर्मी में खाना बनाती है, जिससे उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तभी गंगा कहती है, अरे क्या बात है बहू, तू इतनी अलसाई हुई क्यों लग रही है? सोई नहीं क्या? नहीं माँ जी, रात को राजू और रानी गर्मी से बेहाल थे, उन्हें हवा कर रही थी। पता नहीं राम जी ने हमारे गरीबों के भाग्य में क्या लिखा है। हर साल ये जेठ की गर्मियाँ जीना मुहाल कर देती है। लखन बेटा, हो सके तो घर के लिए एक नया पंखा ही ले आ, अब ये गर्मियाँ भारी पड़ रही है। ठीक है माँ, ले आऊंगा। ऐसा कहकर लखन कड़ी धूप में लकड़ियां काटने जंगल चला आया और लकड़ी की गठरियां लेकर लालचंद के गोदाम चला आया। लालचंद बहुत ही अमीर, घमंडी और लालची किस्म का इंसान है।
जब पसीने से भीगा हुआ लखन गोदाम में आता है, गोदाम में महसूस हो रही ठंडक से वो राहत की सांस लेता है। तभी गरीब की नजर गोदाम में लगी एसी पर पड़ गई और उसकी आंखों पर उसके मासूम बच्चों की एसी की ख्वाहिश झांकने लगी। लखन, आ गया तू? हाँ मालिक, ये लीजिए लकड़ियां ले आया हूँ। चल रख दे यहाँ। मालिक, आज हमारा हिसाब कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे बच्चे गर्मी में बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं उनके लिए जो है ना एसी खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर लालचंद ठहाके मारकर हंसते हुए लाचार लकड़हारे की हंसी उड़ाता है। अरे सुना तुम सभी ने, अब ये गरीब अपने घर में एसी लगवाएगा। अरे तेरे घर का चूल्हा तो मेरे बदौलत जल रहा है, हैं? या यूं कहूं कि तू वो कुत्ता है जो मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। ये सुनकर लखन को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो डबडबाई हुई आंखों से बोलता है, मालिक माना कि मैं गरीब हूँ, मगर मैं अपना खून पसीना बहाकर अपनी मेहनत का खा रहा हूँ। तू 2 कौड़ी का लकड़हारा मेरे आगे जुबान चलाता है। अरे अब मैं तुझ फकीर को 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। फिर जब तेरे घर में दाने दाने के लाले पड़ेंगे ना, तो तू फिर से मेरे पास ही आकर दुम हिलाएगा। अरे धर्म, हरिया, धक्के मार कर निकाल दो इस गरीब फकीर को यहाँ से। ठीक है लालचंद, एक गरीब के पैसे मार कर तुम सुखी नहीं रहोगे। याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। लालचंद के आदमी लखन को मार पीट कर उसे निकाल देते हैं। लखन जख्मी हालत में जंगल आकर फूट फूट कर रोते हुए कहता है, भगवान, क्या तुझे हम गरीबों के दुख दर्द नहीं दिखाई देता है? अरे गरीब सारी जिंदगी हड्डियां गला कर जो कमाता है, वो परिवार का पेट पालने में ही झोंक देता है। ऐसे में गरीब घर के बच्चों के सपने तो सपने ही रह जाते हैं ना। लखन अपनी गरीबी की सोच में डूबा हुआ था। तभी अंधेरा ढल आता है और लखन जिस पेड़ के नीचे बैठा रो रहा होता है, उसके सामने खड़ा पुराना बंजर पेड़ सुनहरे चमक से भर जाता है और उसकी रोशनी से पूरा जंगल जुगनू के जैसे चमक उठता है। लखन, तुम क्यों रो रहे हो? ये कैसा चमत्कार है? ये तो जंगल का सबसे पुराना पेड़ है जो सालों से टूट पड़ा था, फिर ये अचानक से पचखियों टहनियों से कैसे भर आया? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मेरे तनों को काट कर मुझसे लकड़ी का एसी बनाओ। जब वो एसी बनकर पूरा हो जाएगा तो वो जादुई एसी बन जाएगी जो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगी। ये सुनकर लखन को अपने परिवार की गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो जादुई पेड़ की लकड़ियां काट कर घर आता है और पूरी लगन और चाहत से सारी रात जागकर लकड़ी का एसी बनाता है। पिताजी, आप क्या बना रहे हैं? बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एसी बना रहा हूँ। अजी, ये कैसा हट है? क्या आपको लगता है कि ये लकड़ी का एसी चलेगा? ये मुमकिन नहीं। राधा, तुम बस कल का इंतजार करो। लखन पूरी रात भरी गर्मी में काठ की लकड़ी से एसी बनाकर तैयार कर देता है, जिस कारण उसके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। तभी अगली सुबह लखन के दोनों बच्चे लकड़ी का एसी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ दादी माँ, देखो पिताजी ने लकड़ी की एसी बना दी है। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा और ठंडी ठंडी हवा से हमारी घमौरियाँ भी मिटने लगेगी। मगर पहले ये एसी चले तो। चलेगी अम्मा, जरूर चलेगी। ए मेरे जादुई एसी, चल। लखन के कई बार कहने पर भी जब एसी नहीं चलती है तो उसके बच्चे गुस्से में कहते हैं, ये लकड़ी का एसी नकली है। पिताजी ने हमें झूठ कहा। पिताजी ठगी है। लगता है सारी जिंदगी हम इस गरीबी में ही सड़ते रहेंगे। हमें एसी की हवा नसीब नहीं होगी। उस दिन रानी और राजू पूरे दिन कुछ नहीं खाते और रात में भी वो रोते हुए सो जाते हैं। वहीं लखन और राधा निराश होकर सो जाते हैं। तभी आधी रात में उनकी नींद खुलती है और वो जादुई लकड़ी की एसी को चलता देखकर चौंक उठते हैं। देखो अम्मा, मैं कहता था ना कि जादुई लकड़ी से एसी चलेगी। हाँ मेरे लाल, तेरे हाथों में तो फनकार है। राजू भैया, इस लकड़ी की एसी के अंदर से कितनी ठंडी हवा आ रही है। हाँ रानी, मगर काश की से हमारी घमौरियां मिट जाती। बच्चों के ऐसा बोलते ही लकड़ी की एसी के अंदर से एक सुनहरी रोशनी दोनों बच्चों के शरीर पर पड़ती है और उससे उनकी घमौरियां मिट जाती है। अजी वो देखिए, इस जादुई लकड़ी के एसी ने तो कमाल ही कर दिया। क्या पता इससे आपके हाथों के जख्म और छाले भर जाए। ए मेरे जादुई लकड़ी के एसी, क्या तुम मेरे जख्मों को भर सकते हो? अचानक जादुई एसी से आवाज आती है, हाँ लखन, मैं ये कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे ही एसी की जादुई ठंडी हवा लखन के हाथों पर पड़ती है, उसके हाथों के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तभी गरीब गंगा के मन में गरीबी से उभरने की सोच उठती है। ये लकड़ी का जादुई एसी तो चमत्कार कर रहा है। क्या पता ये हम गरीबों की जिंदगी बदल दे। फिर मेरे लखन को इस लालचंद की गुलामी करने नहीं लौटना पड़ेगा। ए जादुई लकड़ी के एसी, हमारी गरीबी तुमसे छिपी नहीं है। क्या तुम हमारे दुख दूर कर सकते हो?
जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। मैं तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए आया हूँ, क्योंकि लखन एक भला और सीधा इंसान है। उसने मेरे जंगल के पेड़ को हमेशा पानी दिया है, उन्हें फलवंत किया है, उन्हें काटा है, छाटा है। अब जादुई लकड़ी का एसी बनकर मुझे अवसर मिला है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, तो क्यों नहीं करूं। ऐसा कहते हुए एसी के अंदर से एक अद्भुत रोशनी उस गरीब के टूटे फूटे घर को घेर लेती है, और अगले ही पल वो सुंदर सा बड़ा घर बन जाता है, जहाँ सुख सुविधाओं की सारी चीजें होती है, और उसे देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देखो रानी, हम गरीब नहीं रहे, हमारे पास भी बड़ा घर है। हाँ राजू भैया, अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा और रूखा सूखा भी नहीं खाना पड़ेगा। अब हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। ए मेरे जादुई लकड़ी के एसी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और तुम्हारे कारण मुझ गरीब के बच्चों के चेहरों पर जो है ना, एक खुशी खिल गई है। मुझ पर एक और एहसान कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, ताकि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूं और मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल सकूं। गरीब लखन की खुददारी से खुश होकर जादुई लकड़ी का एसी अपने अंदर से ढेर सारे पैसे और सोने के चमचमाते सिक्के बरसाने के बाद बोलता है, ये तो लखन इसलिए कि तुम्हारा मन खरा है, इसलिए ये सोना रुपया तुम्हारे लिए है, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। ऐसा कहकर जादुई लकड़ी का एसी शांत स्थिर हो जाता है, जिसके बाद लखन उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक फर्नीचर का कारोबार शुरू करता है, और उसके हाथों के फनकार के कारण सभी लोग उसी की बनाई हुई लकड़ी की चीजें खरीदते हैं। वहीं जब कोई भी भूखा लाचार उनके घर के दरवाजे पर आता है, तो वो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते, बल्कि लकड़ी के जादुई एसी से उनकी पूरी मदद करते हैं।